हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गौरव सिंह राठौर के साथ। और आज हम लेके आए हैं प्रियम्बल से रिलेटेड सारे एमसीक्यू जो हाल फिलहाल में प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रियम्बल से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर किया जाए। ये लगभग 35 क्वेश्चन हैं, जिसके माध्यम से आपको कोशिश की गई है कि आपका प्रियम्बल से रिलेटेड कोई सवाल ना छूटे। तो आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, मतलब भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है और ये कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। अब ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना एक विशेष उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और आगे उन्हें कौन से अधिकार मिलने चाहिए। इसी के तहत प्रस्तावना में उनके मुख्य उद्देश्य को पेश किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है और हम भारत के लोगों में ही जो हमारा संविधान है उसकी पूरी की पूरी शक्ति निहित है। हम भारत के लोग। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। हमने अपनी प्रस्तावना में पहले एक लाइन में लिखा हुआ कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग जो जन है वो हमारी जनता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत का संविधान कितने समय बनकर तैयार हुआ। ये सब मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है। तो संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को ही कहा गया है। संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को ही कहा गया है, लेकिन संविधान की जो कुंजी है वो कहा था क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें पता लग जाएगा कि ये किसने कहा है कि निम्न में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। तो ये अर्नेस्ट बार्कर थे जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है। तो शासन की शक्ति भी हमारी जनता के पास ही है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की शक्ति जो आए आपको, तो भारतीय जनता लगाइए। और ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान किस केस के तहत संविधान का प्रस्तावना को किस केस के तहत संविधान का अभिन्न घोषित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था बीरूबाई केस 1960 में भारतीय जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना गया था, मना कर दिया गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस में 1973 में जो हुआ था उसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसी के तहत मैंने आपको बताया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन से 2 शब्द जोड़े गए थे जब वो पहली बार संशोधन उसमें किया था। तो इसका आंसर होगा बी, केशवानंद भारती केस, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रस्तावना में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। नहीं लिखा की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, संप्रभुता शब्द भी लिखा गया है, समाजवादी शब्द भी लिखा गया है, लेकिन ये राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष शब्द। जैसे कि आपको पता होगा ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। लोकतांत्रिक शब्द ऑलरेडी जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। कौन सा नहीं जोड़ा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बात बताना है सही नहीं है, इसका मतलब ये बताना है कि गलत कौन सा है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें सही कौन कौन से हैं। बात करते हैं सही की। तो भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, ये सही है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, ये भी सही है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, ये भी सही है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ये गलत है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा डी। ये ऐसा इसलिए है कि संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी से भी बाध्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि बताइए निम्न में से धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है। तो इसमें लिखा गया सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बी, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। सी, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। डी, निम्न में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि जो सरकार होती है वो उसका अपना कोई धर्म नहीं होता, लेकिन राज्य में उपस्थित सभी धर्मों को
समान शक्तियाँ प्राप्त होती है और उनको समान संरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में कि सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया अवसर का अभाव, बी विषमता का अभाव, सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और डी निम्न में से कोई नहीं। तो सामाजिक समता में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जनता होती है उसको समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें किसी एक वर्ग को कोई विशेष अधिकार दिए जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही होगा कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति। तो किसी के लिए भी कोई विशेष अधिकार नहीं हो सकता, इसमें केवल समान अधिकार प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणतंत्र का अर्थ ही यह है कि जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। तो आप याद रखिएगा कि जो जनता का जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। जो भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। तो आपको याद होगा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर उनको मिलकर चुनते हैं और विधानसभा के मेंबर। और तो इसी हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित होगा वो नियत अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर निर्वाचित सताया हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि गणतंत्र होता क्या है? तो जैसे कि मैंने भी बताया कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत होता है, वंशानुगत। और इसमें जैसे कि अभी दिया गया है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तो अध्यक्षीय शासन पद्धति मैं आपको बता दूँ अमेरिका में है, संसदीय शासन पद्धति जो है वो ब्रिटेन में है, और हमने यहीं से ही संसदीय शासन पद्धति को लिया गया है। तो गणतंत्र होता है गणतंत्र जहाँ राज्य का जो राज्य है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, जो क्या हो, निर्वाचित हो। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो मैंने जब हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे तो प्रस्तावना में सबसे ऊपर दूसरी लाइन में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को। तो ये पहली लाइन जो उसमें दी गई है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यही रूप उसमें घोषित किया गया है प्रस्तावना में। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसमें प्रस्तावना के सिलसिले के क्रम में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो सही क्रम बताना है। जैसे कि अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि बताइए कि प्रस्तावना में कौन कौन से जो स्वरूप है वो कैसा लिखा गया है। तो इसमें आपको वही शब्द ढूंढने हैं जो क्रम में लिखे गए हैं प्रस्तावना में। जैसे कि मैंने कहा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये जो शब्द है ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी में कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो हम भारत के लोग जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय गणराज्य की प्रभुता जनता में निहित है, ये संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया गया। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी भारत का संविधान जनता की सहमति पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम भारत के लोग हैं वो संविधान निर्माता जो थे वो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। ये भी आप याद रखें, संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का अर्थ इसमें सामाजिक न्याय से दिया गया है। तो हमारे यहाँ आप याद रखेंगे समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांसीसी क्रांति के शब्द लिए गए हैं, अमेरिका से शब्द लिए गए हैं, बोल्शेविक क्रांति से लिए गए हैं। चीन की क्रांति का हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसका ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय जो लोकतंत्र है उसके आदर्श। तो हम जब प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो उसके आदर्शों को दिखाते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतंत्र को अपनाया है, लोकतंत्र जैसे कि अभी पीछे हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है, न कि राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ आपको पता होगा कि राजतंत्र का अर्थ होता है कि जो राजा होता है वही राज्य का प्रमुख होता है और उसका पुत्र फिर आगे प्रमुख बनता है। तो ये वंश पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से राज्य के प्रमुख चलते रहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में आपने देखा होगा कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत है, लेकिन हमारे यहाँ जो है भारतीय संविधान ने जो लोकतंत्र को अपनाया है वो अपनाया है लोकतांत्रिक
गणतंत्र, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य का जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो निर्वाचित होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। लिखा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो आपको याद होगा 3 शब्द आपको लिखाए गए थे, एक था धर्मनिरपेक्ष, एक समाजवाद और एकता और अखंडता। ये गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। ये एक आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं जोड़ा गया था, तो ये आपको 3 याद रखने हैं, ये जोड़े गए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जो 24 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? कि भारतीय संविधान की जो है उसमें किन शब्दों को, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किन शब्दों की घोषणा नहीं की गई। बात करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, जो आपने प्रस्तावना जब पढ़ी थी तो उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई थी, उसमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई थी, उसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समता की भी बात की गई थी, लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की कहीं पर कोई बात नहीं की गई है। ये मैं आपको बता दूं, ये संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 51 है। ये उसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाएगा, राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 24 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये तो आपको पता ही है, भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत है। तो ऑप्शन नंबर डी। जी मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। और मैंने आपको विक्रम संवत भी बताया था, शायद आपको याद हो कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006, याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके पेपर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में लिखा गया है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान में संशोधन केवल एक ही बार हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो वायदे की अगर बात करें तो उसमें सामाजिक न्याय की बात की गई, राजनीतिक न्याय की बात भी की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों बात की गई, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन उसमें पूजा की बात नहीं की गई है, उसमें पूजा की समानता की बात नहीं की गई है, उसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। ये आप याद रखेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये आप सभी बात होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आपको मैं बता दूं कि इसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पेश किया गया था। इसी में इन्होंने अपने यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बाद में जाकर क्या बनती है, मतलब कि पहले जो इन्होंने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव के तहत पेश किया था, बाद में इसको प्रस्तावना का नाम दे दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को किस तिथि को पेश किया था? तो तिथि में हमने आपको बताई थी कि 13 दिसंबर 1946 है, जिस दिन पेश किया जाता है, और 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता है। याद रखिएगा, 23 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की कि उद्देश्य का प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो ये मैं आपको अभी बताया, 22 जनवरी 1947 को ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पारित कर दिया गया था। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की विचारधारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विचारधारा को कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखें अमेरिका। मैं आपको बात कर रहा हूँ विचारधारा, आप याद रखेंगे अमेरिका। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो आप लगाएंगे अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका लिखित स्वरूप कहाँ से लिया गया है, लिखित स्वरूप, तो आप लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ये आप याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन, विचारधारा अमेरिका और लिखित स्वरूप जो लिया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।